वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स, मैं आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है सामाजिक अध्ययन, NIS 10th क्लास, जिसका कोड है 213। क्वेश्चन पेपर जो है ये आपका है अप्रैल 2023 का। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया उसकी हम बात करेंगे। देखते हैं इसमें भारतीय संविधान के कौन से संशोधन, ठीक है, राजनीति में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया के मील के पत्थर रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका 1 नंबर का आएगा। ये आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं और इसके 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, 4 ऑप्शन नहीं लिखे। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें कहा गया है महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को मील का पत्थर कहा गया है। मील के पत्थर का अर्थ होता है बच्चे कि जैसे एक कहीं आप जा रहे होते हो, ठीक है, तो रास्ते में आपको कोई पत्थर दिखता है कि मान लो आपको कहीं जाना है, एग्जाम्पल फॉर जैसे मुंबई ही जा रहे हो, तो रास्ते में कोई पत्थर आ जाए कि मुंबई जो है दिल्ली से इतने किलोमीटर रह गई है, अब इतने किलोमीटर रह गई है, तो वो मील का पत्थर यानी कि कुछ आपको हिंट्स दे दी जाती हैं कि इतना टाइम जो है वो रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही महिला सशक्तिकरण में महिलाओं का जो उत्थान हुआ था, जो महिलाओं के लिए जो फायदेमंद चीजें रही थी, जो कानून रहे थे, उनमें कौन मील का पत्थर रहा था, तो वो कौन सा संशोधन रहा था? 73वां और 74वां जो था वो संशोधन रहा था। ठीक है, अभी बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, तो पश्चिम बंगाल की एक क्षेत्रीय राजनीति पार्टी के बारे में बताना है। ये भी आपका 1 नंबर का ही आएगा और इसके जो है 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। मैंने सिर्फ इसका आंसर लिखा है तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, इसका आंसर होगा तृणमूल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भारत में वास्तविक कार्यकारी है। भारत में जो पावर जिसके पास ज़्यादा है, जो कार्य ज़्यादा करता है, कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो और हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे पूछ रही हूँ और मैं आगे जो पूछूंगी वो सारे आपके NIOS की जो बुक है उसी में से मैंने उसके आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन आ गए 1-1 मार्क्स के। अभी हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा राज्य सूची में आता है? इनमें से कौन है जो राज्य सूची में आता है? तो सुरक्षा, रेलवे, शिक्षा और पुलिस। तो पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंदर आती है और ये भी 1 नंबर का ही है। स्टूडेंट्स, ये जो 4 इसके ऑप्शन दिए गए हैं, सेम ऑप्शन तीसरे के, दूसरे के और पहले के भी ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये 4 क्वेश्चन तक आपका 1-1 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरणीय संरक्षण के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है? ठीक है, तो कहते हैं जो जनसंख्या बढ़ रही है वो पर्यावरण के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है, पर्यावरण के लिए कैसे जो है उसको नुकसान पहुंचा रही है बढ़ती हुई जनसंख्या। पर्यावरण असंतुलित होने का सबसे बड़ा कारण आबादी है। ठीक है, पर्यावरण यानी हमारा वातावरण, तो पर्यावरण असंतुलित होने का सबसे बड़ा कारण आबादी है। आबादी का बढ़ना है जिससे आवासीय स्थलों को बढ़ाने के लिए वन, जंगल, जहां तक कि समुद्र स्थलों को भी छोटा किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आबादी बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए क्या करना होगा? वन काटने पड़ेंगे, जंगल काटने पड़ेंगे और यहाँ तक बोला गया आजकल तो समुद्र के स्थानों को भी छोटा कर दिया गया। अगर फिर आबादी नहीं तो आबादी को कहाँ रखेंगे? ठीक है, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए आवास यानी घर भी उनको चाहिए। पशु पक्षियों के लिए स्थान नहीं है। ठीक है, तो पशु पक्षी भी कहाँ रहेंगे जब जंगल कट जाएंगे? इन सब कारणों से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और ये जितने कारण हुए, आबादी बढ़ी तो प्राकृतिक संतुलन यानी कि पहले सारे जो जंगल में जीव रहते थे अब वो कहाँ रहेंगे, तो वो संतुलन तो बिगड़ेगा। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो हमारे पेड़ हैं वो बारिश को लाने में और मृदा का अपरदन करने में कितने लाभदायक हैं, तो वो आपदा तो बढ़ेंगी, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी सूखा पड़ेगा। अतः हम कहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने पर्यावरणीय संरक्षण के लिए काफी उत्तरदायी है।
तो ये जो है बढ़ती हुई जनसंख्या इसके लिए काफ़ी उत्तरदायी है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो हमारा सिर्फ 2 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमारा कितने का है? 2 नंबर का ही एक क्वेश्चन है। पहले 1-1 नंबर के थे, अब 2-2 नंबर के हैं। भारत में गरीबी को कम करने के लिए लागू किए गए मोटे तौर पर 2 प्रकार के कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या है, गरीबी को कम करने के लिए कौन से 2 कानून बनाए गए उनकी व्याख्या करनी है। पहला है रोजगार सृजन कार्यम, ठीक है, कार्यक्रम। पहला रोजगार मतलब लोगों को रोजगार दिलाया जाए, ठीक है। एक तो ये कार्यक्रम लागू किया गया था। दूसरा है इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इसमें लोगों को घर जो है वो दिए गए थे, क्योंकि गरीब लोगों को घर दिए गए थे, ठीक है। तो ये 2 प्रोग्राम है, एक रोजगार दिलाना और दूसरा उनको घर दिलाना, ठीक है। अभी हम एक और 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, एनी बेसेंट की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 2 नंबर का है, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया था? भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया। और नंबर 2, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। तो देखो काफ़ी उन्होंने शिक्षा में काम किया है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पूछे गए हैं, तो हमने सिर्फ 2 का ही आंसर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8 की तरफ आएंगे। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में उदाहरणों सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्व में जो मैदान है, उन दोनों का अंतर स्पष्ट करना है। देखेंगे, देखो यहाँ पश्चिमी लिख दिया और यहाँ पूर्वी। यह अरब सागर के साथ स्थित है, ठीक है। जो पश्चिम है वो अरब सागर के साथ है और जो पूर्वी है वो बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है, ठीक है। दूसरा है, यह 3 भागों में बटा है, ठीक है। कौन कौन से 3 भाग है? कोंकण तट, कर्नाटक तट और मालाबार तट, ठीक है। और ये 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट, ठीक है। तो ये आप 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो इतना बहुत है, इसको आप अच्छे से करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं और इसमें आप स्टूडेंट देखेंगे 4 नंबर का हमारा बड़े वाला क्वेश्चन जो है वो शुरू हो गया है। भारत के राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए। भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके पास कौन सी शक्तियां हैं उनके बारे में बताना है। स्टूडेंट्स, ये सारा आपकी जो है बुक में से ही लिया गया है, जो NIOS की जो बुक है उसी में से है। अगर आपको देखना है तो उस बुक में भी आप जाके देख सकते हैं। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, यह हमारे देश का सर्वोच्च पद है, ठीक है। सबसे बड़ा पद हमारे देश में राष्ट्रपति का ही होता है। भारत के सभी कार्य उनके नाम पर होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, अब देखो इनकी शक्तियां जो है हम वो अभी करेंगे। पहली है कार्यपालिका संबंधी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। पहले में जो आएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और दूसरा है राज्यपालों, महान्यायवादी, महालेखक परीक्षक, राजदूतों एवं उच्चायुक्तों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों की नियुक्ति भी शामिल है, ठीक है। तो इन सब की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। सेना के 3 अंगों, थल सेना, वायु सेना और जल सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सारे कूटनीतिक कार्य एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से किए जाते। किसके नाम से? राष्ट्रपति के। तो ये हमारी पालिका वाली जो शक्तियां थी, कार्यकारी जो शक्तियां थी राष्ट्रपति की, वो है, ठीक है। तो जितनी भी नियुक्तियां हैं वो सारी हमारे राष्ट्रपति जी जो है वो करते हैं। अब विधायी शक्तियां की बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन बुला अथवा स्थगित कर सकता है। संसद में हमारे आपको पता है, ठीक है, दोनों सदन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। दोनों सदन है, उनका अधिवेशन बुला भी सकता है और उसको स्थगित यानी उसको जो है समाप्त भी कर सकता है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है।
राज्यसभा और लोकसभा, तो लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे कानून की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इसकी विधायी शक्तियाँ यानी कि कानूनी शक्तियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, जो कानून से रिलेटेड होती हैं वो सारी शक्तियाँ इनको प्राप्त है। तो इनकी 3 शक्तियाँ होती है, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और तीसरे पे आएगी वित्तीय शक्ति। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी अगर बिल पास करवाना होता है, ठीक है, विधेयक होता है बिल, अगर कोई भी कानून जो होता है उसको पास कराना होता है धन से रिलेटेड, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो पास नहीं होगा। राष्ट्रपति लोकसभा के सम्मुख बजट प्रस्तुत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारी जो थी इसकी शक्तियाँ थी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आएंगे। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, गांधी जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अब इनकी थोड़ा सा इनके बारे में करेंगे। असहयोग, सहयोग करना बच्चे होता है किसी का साथ देना, ठीक है, किसी की बात को मानना, लेकिन अ का मतलब जब यहाँ पे लग गया, अब आप देखेंगे कैसे, सहयोग, सहयोग साथ होना, और जब अ लग गया यानी कि उनका सहयोग नहीं करना। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, इसके बारे में है। गांधी जी ने के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन का नया कार्यक्रम अपनाया गया। ठीक है, 1920 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड एवं रोलेट एक्ट का विरोध, अंग्रेजी सरकार की वादा खिलाफी का विरोध। ठीक है, आपको पता ही है जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट जो आया था उसके बारे में विरोध था, और अंग्रेजी सरकार की वादा खिलाफी का विरोध, अंग्रेजी सरकार से स्वराज्य की प्राप्ति असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के 3 आधारभूत सूत्र थे। कोसिलों का बहिष्कार, ठीक है, तो इस बच्चे यहाँ पे असहयोग का मतलब यही होता है कि जो अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने जो कानून बनाए थे भारतीयों को परेशान करने के लिए, ऊपर से जलियांवाला बाग में जो उन्होंने हत्या की थी, हत्याकांड जो करवाया था, उसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने उनका असहयोग किया, उनका साथ नहीं दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, क्या क्या किया वो देखते हैं। उन्होंने न्यायालयों, विद्यालयों का बहिष्कार करा, मतलब बहिष्कार होता है उनको छोड़ देना। ठीक है, इस आंदोलन के निम्नलिखित कार्यक्रम थे, कौन कौन से, सरकारी उपाधियों का त्याग करना, यानी कि जिन लोगों को सरकार की तरफ से कोई उपाधि मिली थी उनको छोड़ना, त्याग करना, छोड़ना होता है। अवैतनिक पदों का बहिष्कार करना, ठीक है, जो भी ऐसे पद थे जिन पे उनको जो है सैलरी नहीं मिलती थी उनका बहिष्कार किया। वकीलों और बैरिस्टरों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, वकीलों ने और बैरिस्टरों ने क्या किया था, जो था न्यायालय को छोड़ दिया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो गया था, कोई भी भारत में विदेशी चीज जो है उसका यूज नहीं करेगा। स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्यों द्वारा अपने पदों का त्याग करना, ठीक है, और सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, सरकार की जितनी भी छुट्टियां होती थी, त्योहार होते थे, उन सब का बहिष्कार किया। स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो यही क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करेंगे। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। औद्योगिक क्रांति क्या आई थी, आपको पता है, औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है उद्योग। ठीक है, तो उसमें कौन सी क्रांति आई थी, उससे आर्थिक प्रभाव में क्या हुआ था, वो फायदा हुआ था, क्या हुआ था, वो हम पढ़ेंगे। पहला है गृह उद्योगों का एवं मशीनों का प्रभाव। ठीक है, गृह उद्योग यानी कि छोटे छोटे से जो उद्योग धंधे थे लोगों ने, और मशीनों का प्रभाव जो है उसमें होना शुरू हो गया। उत्पादन में वृद्धि और पूंजीवाद का उदय हुआ। विशिष्टीकरण का विकास हुआ। ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनियां एवं प्रबंध का विकास हुआ। व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी हुई। संचार व्यवस्था का विकास होने लगा। यातायात के साधनों का विकास होने लगा। कृषि उद्योगों का विकास होने लगा।
और व्यवसाय चक्र था वो चलने लग गया। स्टूडेंट्स, ये कॉमन बातें हैं कि अगर औद्योगिक क्रांति आई तो इन सब चीज़ों में विकास जो है वो शुरू हो गया। कृषि में विकास होना शुरू हो गया, ठीक है। व्यक्तिगत आय में विकास होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद संचार व्यवस्था का विकास हुआ, यातायात के साधनों का विकास हुआ। तो ये सारे विकास इसमें होने शुरू हो गए। स्टूडेंट्स, आज हमने टोटल 11 क्वेश्चन किए हैं। अगली वीडियो में इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगी, तो बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।